Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, we are back again with the exam analysis video and this time it is for 23rd of September को आपका SSC CGL 2024 का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसके लिए। सो गाइस, अगर आपने चैनल पर वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो फर्स्ट शिफ्ट का हम वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आपने देखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ और देखो। एंड यस, कम टू नो कि आपने कितना परसेंट अपना एग्जाम सही करा है और कमेंट सेक्शन में जरूर से हमसे शेयर करिएगा। इस वीडियो में गाइस हम क्या करने वाले हैं, जो आपके सेकंड शिफ्ट में जो आपका 23 सितंबर का एसएससी सीजीएल का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें कौन कौन से जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। आई विल बी टेलिंग यू ऑल द आंसर्स फॉर ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस जो कि आपको आपके सेकंड शिफ्ट के पेपर में पीछे पूछे गए थे। एंड नॉट ओनली द आंसर्स, आई विल बी टेलिंग यू द रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि उस आंसर से रिलेटेड होगी। उससे रिलेटेड फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको आगे आने वाली शिफ्टों में या फिर आपके बाकी एग्जाम्स में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। सो या लेट्स बिगिन विद द वीडियो। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड बिगिन विद द वीडियो एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। और यस, क्वेश्चंस को देखने से पहले जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो यारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बिकॉज दिस इज द ओनली यू नो दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर आपको आपके सारे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और फिर भी अगर आपको लगता है दैट यू हैव एनी क्वेरी और सजेशन या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, देन योर कमेंट्स आर वेरी 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 मच वेलकम। आप प्लीज हमसे शेयर करिए, वी विल बी कमिंग अप विद द सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस। ओके गाइस, सो नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस जो कि आपके 23 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। देखते हैं लेवल कैसा रहा, वाज इट टफ, वाज इट इजी या फिर मॉडरेट काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे। ओके ओके गाइस, तो नंबर 1 आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट हु इज आल्सो नोन एज कुचिपुड़ी डांस फॉर्म लेजेंड, आपसे ये पूछा गया था गाइस। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए या फिर ये जो फोक डांसेस हो गए, ये किस स्टेट के होते हैं, कौन सा कलाकार उससे रिलेटेड है, फेमस है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं, तो आपको वो सारे ही अच्छे से पढ़ लेने हैं। नो मैटर कि वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए फेमस है या फिर किस पर्टिकुलर स्टेट से हैं, किस घराने से हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी ही होनी चाहिए। एंड फॉर दैट वी विल हेल्प यू विद आवर प्रिपरेटरी वीडियोस एंड वी हैव आल्सो अपलोडेड सम ऑफ द वीडियोस अपने चैनल पर ऑलरेडी, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। आप प्लीज चैनल पर जाओ, सर्व करो कौन कौन से वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प करेंगे एंड वॉच देम। ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, जो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म के लेजेंड भी कहलाते हैं उनका नाम है वेम्पति चिन्ना सत्यम। जो कुचिपुड़ी होता है गाइस, कुचिपुड़ी जो है वो एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि आंध्र प्रदेश से जिसका ओरिजिन हुआ है। तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि किस स्टेट से उसका ओरिजिन हुआ है, आंध्र प्रदेश से। और बात करें इसके नाम की तो इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ नेम ऑफ अ विलेज जिसका नाम था कुचेलापुरम, जो कि 65 किलोमीटर्स है विजयवाड़ा से। वहां पर वो कुचेलापुरम नामक एक जगह है जहां से इसका नाम कुचिपुड़ी ओरिजिनेट हुआ है। कुचिपुड़ी बेसिकली इज अ डांस ड्रामा ऑफ नृत्य, जिसको हम प्योर डांस बोलते हैं, नृत्य जिसे हम एक्सप्रेशनल डांस बोलते हैं, क्योंकि इस डांस फॉर्म में एक्सप्रेशंस का बहुत ज्यादा तगड़ा रोल होता है, एसेंस होता है। और नट्य जिसे हम ड्रामा बोलते हैं, तो इट इंक्लूड्स प्योर डांस विद एक्सप्रेशंस एंड ड्रामा। बात करें वेमपति चिन्ना सत्यम की तो गाइज 15 अक्टूबर 1929 से 29 ऑफ जुलाई 2012 उनका लाइफ स्पैन चला था। और वो एक इंडियन डांसर रहे हैं एंड गुरु ऑफ द कुचिपुड़ी, वो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म के गुरु माने जाते हैं। चिन्ना सत्यम जो है, ही वाज बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, जो कि ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। और जो वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, वो उनको कुचिपुड़ी डांस सिखाया करते थे। उन्होंने ही उनकी इस कला को उभारा था, रिफाइन करा था, बहुत अच्छे से उनको इस डांस फॉर्म के बारे में चीजें बताई थी। ओके गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी क्या होता है, जो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है और जो भरतनाट्यम डांस फॉर्म है उसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइस, हेयर इज अ डिफरेंस जो कि मैंने शेयर करा है आपको बताने के लिए कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म जो कि आंध्र प्रदेश से काफी ज्यादा फेमस है। भरतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु से है।
कुचिपुड़ी जो है इट हैज मोर राउंडेड पोजेस, उसमें गोल गोल बहुत सारे पोजेस होते हैं। भरतनाट्यम जो होता है ना उसमें स्कल्पचर्ड पोजेस होते हैं। कुचिपुड़ी डिपिक्ट्स अ ह्यूमंस अंडरलाइंग डिजायर टू यूनाइट विद गॉड। भरतनाट्यम जो होता है दैट इज टर्म्ड एज द फायर डांस, क्योंकि उसमें आग भी इन्वॉल्व होती है उस फॉर्म ऑफ डांस में। रेप्लिकेटिंग द फायर विद इन अ ह्यूमन, मतलब वो ये चीज बताती है द फायर दैट एग्जिस्ट इनसाइड आवर बॉडी, यू नो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आग हम बोलते हैं है उसको डिपिक्ट करते हैं। कुचिपुड़ी में जो कॉस्ट्यूम होता है दैट हैज जस्ट वन सिंगल फैन दैट इज लेंदियर देन द लेंदिएस्ट फैन इन भरतनाट्यम कॉस्ट्यूम। और भरतनाट्यम में जो कॉस्ट्यूम होता है उसमें 3 फैंस होते हैं अलग अलग लेंथ्स के। तो गाइज ये डिफरेंस है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम डांस फॉर्म से रिलेटेड, आप अच्छे से याद रखना। अगर आपसे पूछा जाता है अदर फेमस आर्टिस्ट आर्टिस्ट के बारे में जो कि कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं, तो गाइज उसमें कुछ दिग्गज कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं, वो भी आपको याद रख लेने हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी राजा एंड राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी, ये कुछ दिग्गज कलाकार हैं जो कि कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। मतलब जब वेम्पति जी का नाम तो आता ही आता है, उसके अलावा इनका नाम भी कुचिपुड़ी डांस फॉर्म के लिए काफी ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इन सितंबर 2022 हु वाज अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है आर वेंकटरामानी। और बात करें इनकी तो ही वाज अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, तो वो उनको 3 साल के लिए अपॉइंट करा गया है विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1 2022। 1 अक्टूबर 2022 से उनका ये कार्यकाल शुरू हो चुका है। वेंकटरमणी जो है ही इज अ लॉयर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 42 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट। वो लॉयर रह चुके हैं और उन्होंने एनरोल करा था जुलाई 1977 में इन द बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु। और उन्होंने चैम्बर ज्वाइन करा था किसका, पीपी राव, हु यू नो हु इज द सीनियर एडवोकेट, हु वाज द सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इन 1979। तो किसके अंडर काम किया था उन्होंने, कब ज्वाइन किया था, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अच्छे से याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स से रिलेटेड कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। सो गाइज बिफोर टेलिंग यू लेट मी जस्ट टेल यू कि वो क्या होती हैं। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो होती हैं ना उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो फाइनेंशियल और सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएं इंडिविजुअल्स को और फैमिलीज को जो कि फुल्ली सपोर्ट नहीं कर पाते हैं खुद को, मतलब इतना पैसा अर्न नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। अब बात करें इन स्कीम्स की कि इनमें कौन कौन सी स्कीम्स होती हैं, तो कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं। दीज स्कीम्स इंक्लूड मेजर्स सच एज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इनमें जो मेजर्स इंक्लूडेड होते हैं वो होते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, सर्वाइवर बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और हेल्थ केयर कवरेज। ये जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती है ना, दीज स्कीम्स कम्स विद ऑल ऑफ दीज सपोर्ट सिस्टम्स, यू कैन से सपोर्ट बेनिफिट्स, यू कैन से। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी स्कीम्स की जो कि गवर्नमेंट के द्वारा शुरू करी गई है एज अ सिक्योरिटी मेजर्स और नॉर्मल जनता के लिए। उसमें आपका नंबर 1 आ जाता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये जो कि आपको ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है। अदर देन दैट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। गाइज ये ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लागू की गई हैं, लॉन्च की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका एक्ट। तो गाइस मखली गोसाला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुमी नरीमान वादिया वाज अवॉर्डेड विद व्हिच अवार्ड इन द ईयर 2023। तो गाइस कुमी नरीमन वाडिया जी को 2023 में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो गाइज अभी करंटली जो इंडिया का सीईए यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ विटामिन सी, या फिर आपको इस तरह से भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी। तो गाइस जो विटामिन सी होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं खट्टी चीजों में जो मौजूद होता है, चाहे वो लेमन हो, ऑरेंज हो, तो उसको हम बोलते हैं, उसके अंदर कौन सा विटामिन प्रेजेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड द साइंटिफिक नेम और द अदर नेम फॉर विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। और जो एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि ये जो विटामिन सी होता है ना, ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। गाइज यहाँ पर मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड करने का कोशिश किया था, तो आप उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर विटामिन से रिलेटेड, विटामिन टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो अवेलेबल है। इस पर्टिकुलर चीज को आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, यू विल कम टू नो कि विटामिन का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो चैनल पर लाइव है, सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो, आपकी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। तो गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं, जो प्लानिंग कमीशन जो हमारी कंट्री में पहले हुआ करता था, वो 5 ईयर प्लान्स के बेसिस पे चलता था। मतलब जो 5 साल के टर्म्स के उन पे चलता था। तो जिनमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान इस तरह के हुआ करते थे, जिसको हम हिंदी में पंचवर्षीय योजना भी बोलते थे। एंड गाइज अगेन पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको भी देख लेना। तो ऑब्जेक्टिव से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो बेसिकली क्या था और उसका मोटो क्या था, क्या उसके लक्ष्य थे, क्या उसने अचीव किया था। तो सबसे पहली चीज जो आपको जान लेनी है वो तो है ड्राइविंग फोर्स। मतलब इस सेकंड 5 ईयर प्लान को जो चलाने का फोर्स था, उसके पीछे जो प्लान था वो था पीसी महालनोबिस, जो मतलब आप कह सकते हैं पीसी महालनोबिस मॉडल मॉडल पर वो बेस्ड था। अब बात कर लेते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की। तो इट वाज अ प्लान फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। मतलब टिपिकली जब उस टाइम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड चीजें करनी चाह रहे थे लोग, तो इसीलिए वो सेकंड 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर आए थे। दैट कवर्ड द पीरियड फ्रॉम अप्रैल 1956। तो अप्रैल 1956 से आपका सेकंड 5 ईयर प्लान शुरू हो गया था और फिर वो मार्च 1961 तक चला था। ठीक है, 1961 तक चला था। ये जो प्लान था, इट वाज क्रिएटेड टू पुट इंडिया ऑन अ पाथ टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के तरफ उसको लाना चाह रहे थे हम भारत को, मतलब एक डेवलप कंट्री बनाना चाह रहे थे, with the greatest emphasis placed on strengthening the economy's industrial basis। और ड्राइविंग फोर्स जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था। और जो ये सेकंड 5 ईयर प्लान था, इट वाज आल्सो द सेकंड इंडस्ट्रियल प्लान क्रिएटेड बाय गोस प्लान फॉर द यूएसएसआर एंड इट बिल्ट ऑन द वर्क कंप्लीटेड अंडर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो ये सारी चीज आप अच्छे से याद रख लेना, बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन गाइस आपसे पूछा गया था कि जो पीएम दक्ष योजना है, इट स्टार्टेड इन विच ईयर। ओके ओके, नो 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 नो। पीएम दक्ष योजना जो कि साल 2020-2021 में शुरू करी गई थी। वैसे ये क्वेश्चन बन के आ सकता है गाइस, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। सी क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन बन गया कि आपसे हो सकता है पूछा जाए कि पीएम दक्ष योजना जो है ये किस साल शुरू करी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि 2020-2021 में इसको योजना को लेकर आया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पर इस बार आपसे जो सवाल पूछा गया था वो ये था कि पीएम दक्ष योजना जो कि 2020-21 में शुरू करी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो किस मिनिस्ट्री के थ्रू शुरू करा गया था या किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सो गाइस उसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एसआई यूनिट पूछा गया था एलिमिनेंस का। तो गाइज एलिमिनेंस का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज लक्स, और उसको एल एक्स से डिनोट करते हैं। और अगर बात करें उसकी मेजरमेंट की कि उसको किस चीज से मेजर किया जाता है, सॉरी किस उसमें मेजर किया जाता है, इट इज एल एम बाय एम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन रादर देन एक्सपेंशन इन द दिल्ली सल्तनत। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है गियासुद्दीन बलबन। उन्होंने इस पर्टिकुलर पॉलिसी को अपनाया था और 1265 से लेके 1287 तक उन्होंने अपना शासनकाल चलाया था। अगला है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इज वाज प्रपोज्ड बाय होम। तो गाइस बात करें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि होता है, इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकल विच डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म इनटू थ्री कैटेगरीज। वो जितने भी हमारे जीव जीवाणु हैं उनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। नंबर वन एनिमालिया, जिसको हम एनिमल्स बोलते हैं। नंबर टू प्लांटे, जिसको हम प्लांट्स बोलते हैं।
और नंबर 3 प्रोटिस्टा, जिसको हम यूकरोट्स बोलते हैं, जिसमें एल्गे, फंगाई, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया ये तीनों आते हैं। तो एनिमल किंगडम भी इसमें इंक्लूडेड है, प्लांट किंगडम भी इंक्लूडेड है, और बाकी जो ये बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं ये सब भी इंक्लूडेड है। और ये जो 3 किंगडम आपका क्लासिफिकेशन है, ये सिस्टम दिया गया था अर्नस्ट हैकेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है ये बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा 1936 में फॉर्म की गई थी। तो ये चीज आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कांग्रेस प्रपोजल वाज पास्ड इन द कांग्रेस कन्वेंशन। तो गाइस कांग्रेस लाहौर कन्वेंशन 1929 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाउ मेनी टाइम्स हैव इंडिया वन द वर्ल्ड कप बाय नाउ। तो बात करें वर्ल्ड कप जीतने की, तो अब तक भारत 4 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, जिसमें 2 तो उसने ओडीआई यानी कि वनडे वर्ल्ड कप जीते हैं, और 2 जो जीते हैं वो T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी कैप्टनसी के अंडर और किस साल में उन्होंने मतलब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीते हैं, तो गाइज हियर इज द आंसर 1983 में, तो इन द कैप्टनसी ऑफ कपिल देव, 2011 में इन द कैप्टनसी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। और ये तो थे वनडे क्रिकेट जो जीते हैं। इसके अलावा जो T20 वर्ल्ड कप जीते हैं वो 2007 में इन द कैप्टनसी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, और 2024 में जो कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंडर जीते हैं। तो ये 4 ऐसे वर्ल्ड कप है जो कि अभी तक भारत ने अपने नाम किए हैं। सारे इंपॉर्टेंट है, ईयर्स और कैप्टनसी वगैरह सब अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज द 20th सेंचुरी तानसेन। तो गाइज 20वीं सदी के तानसेन जिन्हें कहा जाता था, उनका नाम है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो थे, उनको 20th सेंचुरी का तानसेन के नाम से जाना जाता था। What all comes under Article 214 of the Indian Constitution। तो गाइज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 214 है, वो कहता है देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, मतलब हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए। नाउ गाइज यहाँ पर मैंने आर्टिकल 214 और 233, 26, 35 जो कि इन सब्जेक्ट मैटर्स से रिलेटेड चीजों को हैंडल करते हैं वो बताया है। प्लीज हैव अ लुक और अच्छे से याद रख लेना। हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट कम अंडर 214 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 214 टू 237 डील विद हाई कोर्ट्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और बात करें आर्टिकल 233 की, तो वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। आर्टिकल 226 जो है ये पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 235 जो है वो कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आपको इससे रिलेटेड मैटर्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर आर ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा इन इंडिया। तो बात करें गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सॉरी गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, तो गाइज गंगा के 4 ट्रिब्यूटरीज जो मेन हैं वो हैं यमुना, घाघरा, सोन, चंबल और कोसी। ठीक है, ये जो है ये मेन ऐसी हैं जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा भी गंगा की काफी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसमें इंक्लूडेड है गोमती, अलकनंदा, रामगंगा, काली, गंडक और कोसी सॉरी कोसी वाज इंक्लूडेड हियर। तो ये सारी जो है ये ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की जो कि भारत में मौजूद हैं। गाइज यहाँ पे अगेन हेयर इज अ वीडियो, हमारे चैनल पर जो रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज से रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है, आप इसको भी देख सकते हैं, आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके गाइस, अभी थोड़ा डिटेल में मैं आपको ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताने वाली हूँ जो गंगा की है। और गंगा की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, दोनों ही आपको पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू नेवर नो क्वेश्चन किस फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए। तो बात करें गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में, तो गाइस उसमें इंक्लूडेड है यमुना, सोन नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु, क्यूई, चंदन और अजय। और इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज इसमें काफी ज्यादा उससे रिलेटेड चीजें हैं कि कितने किलोमीटर्स की है, कहां पर फ्लो होती है, किस स्टेट को क्रॉस करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यस, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरह से जो राइट में है वो है दामोदर, रूपनारायण, तमसा और कारम नासा। ठीक है, ये सारी जो है ये गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके गाइज, अब ये जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, जिसमें आपका आता है रामगंगा, गर्रा, गोमती, घाघरा, गंडक। ये जो सारी नदियां हैं ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू
ये डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको सारा कुछ की कितने किलोमीटर्स की है, कहाँ फ्लो करती है, किस स्टेट को क्रॉस करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा गिवन है। सो अच्छे से ध्यान में रखना। ओके, अगेन लेफ्ट की जो बात करें तो बुरही गंडक और कोसी जो है ये भी लेफ्ट बैंक ट्रांसफर, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो कटी बिहू है ये किस महीने में सेलिब्रेट होता है आसाम में। तो गाइज एक क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कटी बिहू जो है ये कहाँ सेलिब्रेट होता है। तो गाइज आसाम में सेलिब्रेट होता है। वैसे तो बिहू से आई एम श्योर आप सभी समझ जाते होंगे, व्हेनेवर देयर इज अ वर्ड बिहू कम्स इन योर हेड या इन फ्रंट ऑफ यू, तो बिहू इज समवेयर रिलेटेड टू आसाम। तो कटी बिहू आपसे पूछा गया था कि ये किस महीने में मनाया जाता है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है अक्टूबर। और इसी के साथ दो तीन चीजें और आपको याद रखनी है कि बिहू जो होता है गाइज वो तीन तरह का बिहू होता है जो कि असम में हर साल मनाया जाता है लोगों से, जो असमीज है उनके थ्रू। जिसमें नंबर 1 पे आ पाता है आपका बोहाग, जिसे रोंगाली बिहू भी कहते हैं, जो कि अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। कटी बिहू जिसको हम कोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं, जो कि अक्टूबर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अलावा तीसरा होता है माघ बिहू, जो कि जनवरी के मंथ में सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था कि सिस्टम नेचुरा जो होता है इट वाज रिटन बाय होम। सो गाइज कार्ल लिनियस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएम कोरिफिकानी, ओके कोरिफिकानी, ओके एमएम कोरिफिकानी वाज ऑनर्ड विद व्हिच अवार्ड इन द ईयर 2023। तो एमएम कोरिफिकानी जो थे इनको 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया था फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 51A से रिलेटेड है कि आर्टिकल 51A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इज रिलेटेड टू व्हाट। गाइज अगेन आई एम रिपीटिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, सूचियां, अनुसूचियां, अमेंडमेंट्स, एवरीथिंग that comes under Indian constitution is very important with the perspective of all the competitive exam. तो नो मैटर आप किस पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ये चीज हर उसमें पूछी जाती है, तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इफ यू वांट एनी रिलेटेड वीडियो तो वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। ओके तो गाइज आर्टिकल 51A जो होता है दैट इज रिलेटेड टू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। मतलब वो बेसिकली यही बोलता है कि हमारा जो राष्ट्र है आवर नेशन, उसकी जितनी भी फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, या फिर जैसे हमारा राष्ट्रगान है, हमारी राष्ट्रीय जो भी चीजें हैं उसको ओबे करना है, उसको उसका उपहास नहीं करना है, उसको अच्छे से फॉलो करना है, ओबे करना है। और उसको एज अ मजाक ट्रीट नहीं करना है, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो उसके लिए सही नहीं हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आर्टिकल 51A में यही आता है दैट द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज दैट इज टू बी ओबेड बाय एवरी, हर इंडियन जो सिटीजन है उसको वो ओबे करना है। ओके गाइस, अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आर्टिकल 51A में दी गई हैं, जो कि हर इंडियन सिटीजन को फॉलो करनी है। तो गाइस नंबर 1 आ जाती है अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली चीज तो यही है, हर जो भारतीय है जो कि भारत में रहता है सिटीजन, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मान रखना है, उसको रिस्पेक्ट करना है। और उससे रिलेटेड चीजें जैसे कि नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसको भी अबाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम से हम क्या समझते हैं कि जब हमें स्वतंत्रता मिली, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट 1947 में, उसके लिए हमारे जितने भी नोबल लीडर्स हैं उन्होंने कितना स्ट्रगल करा उस चीज के लिए। जितने भी हमारे महान नेता रहे हैं उन्होंने कितना स्ट्रगल करा, कैसे कैसे उस चीज को फाइट करा। तो उस चीज को हमें उस चीज इससे इंस्पिरेशन लेना है और उस चीज को अच्छे से उस चीज को मान रखना है दैट यस दे हैव डन अ लॉट फॉर अस। अगला है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, डेफिनेटली यस। फोर्थ है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। फिफ्थ है प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, जो कि एक होता है ना कि भाईचारा वाला चीज होना चाहिए amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory
टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। हर भारत की जो नारी है उसका सम्मान हो, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, एंड वन शुड वैल्यू दैट। Next, value and preserve the rich heritage of the country's composite culture. And next है protect and improve the national environment including forest, जितने भी हमारे भारत में forest हुए, lakes हुए, rivers हुए, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसको प्रोटेक्ट करें और उसका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको बेटर करने के लिए एक कंपैशन के साथ काम करें। इसी तरह से गाइस नंबर 8 पर आ जाता है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। 9 पर आता है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर वायलेंस। 10th पर आता है स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। एट लास्ट 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी आती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A, जो कि हम सबको फॉलो करना चाहिए, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको भी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। और ये जो ड्यूटी है ये आपके 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंडर इसको ऐड करा गया था, उससे पहले ये नहीं थी, बट इट हैज बीन एडेड लेटर। तो ये सारी ड्यूटीज हैं, ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि हर इंडियन सिटीजन को फॉलो करनी चाहिए, करवानी चाहिए, तो प्लीज अच्छे से याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अटल पेंशन स्कीम जो है इट इज रिलेटेड टू व्हाट एरिया। तो गाइस जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उनके लिए अटल पेंशन स्कीम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था जो रेनफॉल होता है उसको हम किस चीज में मेजर करते हैं। तो गाइज रेनफॉल जो होता है कि मतलब कितना पानी बहा, उस चीज को अगर आपको मेजर करना है तो इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, जिसको हम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स का पूछा गया था कि व्हाट डज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट्स। तो गाइज स्नेल्स लॉ जो होता है, जिसको स्नेल्स डेस्कार्टीज लॉ के नाम से भी जानते हैं या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, दिस डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन फॉर अ वेव impinging on an interface between two different mediums with correlating indices of refraction. So this particular law is known as Snell's law of refraction. नेक्स्ट गाइज आपसे इंग्लिश का क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, आपसे स्टबन का सिनोनिम्स पूछे गए थे। तो गाइज दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ स्टबन, अच्छे से याद कर लेना। ऑब्स्टिनेट हुआ, मुलिश हुआ, हेडस्ट्रॉन्ग, विलफुल, स्ट्रॉन्ग विल्ड, सेल्फ विल्ड, पिग हेडेड, बुल हेडेड, ऑब्जुरेट, ऑकवर्ड, डिफिकल्ट, ये सारे स्टबन के सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था इनसैटिएबल के एंटोनिम्स। तो गाइज एंटोनिम्स ऑब्वियसली ऑपोजिट, तो जो इनसैटिएबल होता है उसके ऑपोजिट्स होते हैं फुलफिल्ड, फुल फेयर, एब्स्टिनेंट, एस्टिकल, डिसिप्लिन्ड, फ्रूगल, monkish, strict, self disciplined and satisfied. So these all are the antonyms of insatiable. So guys, that's it for today. Those were the very important GK GS and English questions जो कि आपके 23 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के SSC CGL के पेपर में पूछे गए थे। I hope आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। If yes, then don't forget to like, share and subscribe to our channel. ज्यादा से ज्यादा वीडियो को स्प्रेड कर दो between in between all of your friends, family या फिर जितने भी आपके peers हैं, परिवारजन हैं जिन्होंने SSC CGL का पेपर दिया है वो भी, नहीं दिया है वो भी, क्योंकि गाइज ये क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस हैं, आपको हर पेपर में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे और प्रिपेयर करेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा। एंड यस गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, मच लव एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।